नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है, वहीं इसमें लापरवाही की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया। सीवरेज के अंदर काम कर रहे 2 मजदूरों की दम घुटने की वजह से जान चली गई। वहीं एक मजदूर की स्थिति नाजुक बनी हुई है। दोनों मृतक मजदूर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। इस वारदात के बाद अब आम लोग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को कोस रहे हैं और कई सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। घटना अहियापुर थाना इलाके के दादर श्री राम नगर वार्ड 12 स्थित कब्रिस्तान के समीप की है, जहां बुधवार की सुबह करीबन 9 बजे स्मार्ट सिटी के टॉयलेट प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, जिसमें मजदूरों को 30 फीट होल के अंदर जाकर मेन होल को कनेक्ट करना था। हैरानी की बात यह है कि बिना सेफ्टी बेल्ट के ही मजदूरों को सीवरेज होल के अंदर उतार दिया गया, जहां मजदूरों को ऑक्सीजन नहीं मिला, जिस कारण से सीवरेज के अंदर उनका दम घुटने लगा और वे चिल्लाने लगे, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मजदूरों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग दौड़े। किसी ने साड़ी तो किसी ने रस्सी फेंककर सीवरेज होल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश की। लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने सीवरेज में फंसे तीनों मजदूरों को बाहर निकाला। तब तक काफी देर हो चुकी थी और दम घुटने से 2 मजदूरों की जान चली गई। वहीं एक मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि पूरे घटना के बाद स्मार्ट सिटी के अधिकारी मौके से भाग निकले। मजदूर के मौत के बाद स्थानीय लोग हंगामा करने लगे। सूचना पर अहियापुर थाने की पुलिस के साथ डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा दलबल के साथ मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सही समय पर अगर मजदूर को बाहर निकाल लिया जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। इधर डीएसपी ने मामले की जांच की बात कही है और बताया कि दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। 9 बजे से काम स्टार्ट किया था, ठीक है। पानी प्लांट बन रहा है गटर में, ठेकेदार ऐसा है वो भेज दिया अंदर, ठीक है। तीनों अंदर गया। उसके बाद क्या हुआ, सेफ्टी बेल्ट भी उसको नहीं दिया, ठीक है। बिना सेफ्टी बेल्ट के गया। पहला बात तो सेफ्टी बेल्ट लगा ही कर अंदर जाना चाहिए जब रिक्सी काम है तो। उसके बाद वो गया, वो अंदर गया, फंस गया, ठीक है। ठेकेदार सुनकर वो भाग गया, कुछ बोला नहीं। फिर हम लोग को पता चला यहाँ पे हम लोग का घर है, पता चला तो हम लोग आए, ठीक है। प्रशासन ही सब आया। 3 घंटा अब तक प्रशासन रुका, कुछ नहीं किया। कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ फोन पे फोन, इधर उधर फोन घुमा रहे, एम्बुलेंस बुला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं। फिर हम लोग मिलकर सबको निकाले हैं। क्या आदमी को निकाले हैं? 3 आदमी, एक आदमी बच गया। पहले वो था ना ऊपर में तो वो निकल गया, और 2 आदमी है वो पता नहीं, उसका मेडिकल अभी हो रहा है। मेरे अंदाज से वो चल गया होगा, स्पॉट हो गया होगा। उसमें आया है, ढक्कन खोला है। एक आदमी पहले गिरा, उसमें धप सिना, तो दूसरा आदमी गया निकालने के लिए, वो भी उसी में रह गया। तीसरा आदमी आया निकाल कि कैसे काहे नहीं वो निकला, तो वो घुसा, तो वो सब चिल्लाने लगा। 2-3 गो आदमी था वहाँ पर, तो दौड़ा सब रस्सी लेके, तो हम लोग साड़ी उड़ी लेके, कोई रस्सी लेके आए, कोई साड़ी लेके आए, सब बहान के एक आदमी के निकाले। 10 मिनट में उसको एकदम बेहोश था। वो बेचारा के हाली लेके हॉस्पिटल भागत मोटरसाइकिल पर। फिर 2 आदमी के हम लोग कितना औरत चम्मर वाला देखा कि 2 को डूब गया, सब भाग गया। ये घटना सुबह 9 बजे करीब है। स्मार्ट सिटी के मजदूर लोग काम कर रहे थे सेवरेज का, उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। क्या हुआ? ये हुआ कि अंदर में सेवरेज का जो काम चल रहा था, तो 3 मजदूर जाकर उसकी सफाई करने जा रहे थे। इसी दौरान मतलब तीनों रस्सी टूटा और तीनों अंदर चला गया। एक को तो सही सलामत स्थानीय लोगों के द्वारा बचा लिया गया, लेकिन 2 की हालत गंभीर है। लगता है कि वो लोग मर चुका है। और इसकी जानकारी नगर आयुक्त ने मुझे भी दिया है, तो इसमें हम लोग जांच भी करवाएंगे और इसको देखेंगे भी किस तरह से
किसके स्तर पर क्या लापरवाही बरती गई है। नगर आयुक्त को बोला गया है कि इसमें टीम बना करके जांच कर ले, और कंपनी के पदाधिकारियों से भी नगर आयुक्त की बात हुई है। उन लोगों ने कंपनसेशन भी इसमें अनाउंस किया है, और जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ हमारी संवेदना है, और इस तरह की घटना फिर से ना हो इसके लिए जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जाना है वो स्मार्ट सिटी की टीम भी इसको सुनिश्चित कराएगी, और नगर आयुक्त भी इसको इंश्योर करेंगे कि किसी तरह की लापरवाही नहीं हो। और जांच में अगर किसी तरह की अगर लापरवाही आती है, हम लोग इसमें टीम बना करके एक जांच करवा लेंगे। अगर लापरवाही आती है तो इस पर फिर कार्रवाई भी। मजदूर अभी जो जानकारी मिल रही है, 2 मजदूरों की दुखद मृत्यु हुई है अभी तक की जानकारी के अनुसार। वैसे नगर आयुक्त साहब को हमने बोला है कि डिटेल इसमें एक रिपोर्ट भी देने के लिए, और उसमें एक टीम बना करके हम लोग जाँच भी करवाएंगे। श्री राम नगर में आज सुबह में एक घटना घटी है जहाँ पे सीवेज का काम चल रहा था, सीवेज सफाई का काम। उसी में 3 जो स्टाफ थे उनकी मैनहोल में गिरने से ऐसा लग रहा है कि वो एक व्यक्ति को बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित तरीके से। बाकी 2 को अभी हॉस्पिटल लेके गया गया है, उनको निकाल के अभी अस्पताल भेजा गया है ताकि त्वरित उपचार हो सके। दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। अभी तो एम्बुलेंस से वो अस्पताल गए हैं, उनको निकाला गया है। यहाँ पे स्थानीय लोग और जो स्मार्ट सिटी के लोग हैं और जो स्थानीय पुलिस आई थी उनकी मदद से, और अभी अस्पताल भेजा गया है। तो अभी उनकी हालत क्रिटिकल है। हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या। कितने लोग अंदर डूबे थे? 3 लोग अंदर यहाँ पे मैनहोल की सफाई में गए थे, जिसमें सेफ्टी गियर उन्होंने नहीं पहना हुआ था, और जो पहना था वो टूट गया था, उस वजह से वो अंदर डूब गया था। मैडम लापरवाही दिख रही है इसमें? देखिए, उन्होंने सेफ्टी गियर्स नहीं पहना हुआ था, या एग्जैक्टली जो स्थानीय लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि जो रस्सी वो पहन के गए थे वो टूटने की वजह से वो मैनहोल में गिर गए हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आए थे, पुलिस और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के जो लोग हैं उनके द्वारा उनको निकालने की कोशिश की गई है, जिसमें एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया गया था, बाकी 2 को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। मृतक जो है वो स्थानीय नहीं लग रहे हैं, मतलब जो 3 लोग अभी डूबे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बाहर से बुलाए हुए थे। कितना फीट का ये गड्ढा कुछ बताया गया स्मार्ट सिटी के जो काम करवा रहे हैं यहाँ पर? करीब मुझे लगता है कि 15-20 फीट होगा। अभी एग्जैक्टली मैं वो कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि कितनी इसकी गहराई है। लग रहा है कि बिना सेफ्टी फीचर के उतार दिया गया था मजदूरों को। देखिए, यहाँ पे अब वो मतलब ये तो अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या घटना हुई है वो तो पता करने पे पता चलेगा कि सेफ्टी गियर्स उन्होंने पहना था कि नहीं। जो स्थानीय लोग के द्वारा बताया गया है तो उन्होंने कुछ सेफ्टी गियर्स जो पहन के वो गए थे, कुछ रस्सी और कुछ चीज़ें थी, वो टूटने की वजह से वो उसमें गिर गए हैं। तो अभी हम लोग जांच की जाएगी। हाँ, उस पर जांच की जाएगी, और उसमें अस्पताल में अभी हम लोग पता लगाते हैं कि उनकी हालत कैसी है, गंभीर है। मुजफ्फरपुर के प्रभात सिनेमा चौक स्थित साहू पोखर में डूबे व्यक्ति का शव बुधवार की सुबह मिल गया। लगभग 30 घंटे के बाद डूबे व्यक्ति का शव मिला। सबसे पहले सुबह टहलने वाले स्थानीय लोगों ने पानी में उबलता शव देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने पोखर से उबलता शव निकाला और पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृत युवक की पहचान पुरानी गुदरी साहू रोड निवासी मुन्ना रजक के 30 वर्षीय पुत्र संजीव रजक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार को पोखर में स्नान करने के दौरान पैर फिसल जाने से वह पोखर के गहरे पानी में डूब गया। सूचना पर 2 दिनों से एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश कर रही थी, मगर शव नहीं मिल रहा था। बुधवार की सुबह अचानक शव को उबलते स्थानीय लोगों ने देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। स्थानीय लोगों में इसको लेकर काफी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर 2-3 माह पर कोई न कोई व्यक्ति इसमें डूबकर मर जाता है। हम लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि पोखर के चारों तरफ से बैरिकेडिंग किया जाए और एक गोताखोर की व्यवस्था की जाए, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह लोग आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। बड़ी तो मिल गया, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद बड़ी मिल पाया है, और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि गोताखोर अगर रहता तो कल ही डेड बॉडी मिल सकता था, लेकिन इसमें विलम्ब हुई है। इसके लिए हम प्रशासन से आग्रहपूर्वक पुनः मांग करते हैं कि एक गोताखोर का यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए,
क्योंकि बार बार यह ऐसी घटना घट रही है और बूढ़ी गंडक नदी है हमारे बीच में और शहर के बीच में, तो वहाँ भी बराबर इस तरह की घटना घट रही है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि एक अविलंब के गोताखोर का उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने पर उग्र होंगे। कितना घंटा हो गया? करीब 30 घंटा हो गया। 30 घंटे के बाद लाश मिली अभी। डेड बॉडी बरामद हो गया है। मेरा नाम हवलदार अभय कुमार, SDRF टीम मुजफ्फरपुर से हम लोग यहाँ सर्च में आए थे। दो दिन सर्च अभियान चला। आज सुबह 7:30 बजे लाश मिला और उसको विधिपूर्वक उसको निकाल करके उसको बांध दिया गया और गार्जियन को सौंप दिया गया। पहचान हो गया? हाँ, पहचान हो गया। लाश का पहचान हुआ संजीत कुमार, पिता मुन्ना रजक, और जो 100 बॉडी था उसका नाम हुआ रजक जी है, संजीत रजक। हाँ। कितना देर अभियान चला? ये अभियान चला 12 घंटा और सुबह चला 2 घंटा। मुजफ्फरपुर के करजा और सदर थाने की पुलिस ने बाइकर्स गैंग के 5 शातिर को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से लोडेड पिस्टल, बाइक और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। करजा थाने की पुलिस ने 4 और सदर थाने की पुलिस ने 1 बदमाश को गिरफ्तार किया है। करजा थाना के भटौना लहरिया चौक के समीप बाइक सवार अपराधी हथियार से लैस होकर लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए जुटे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 बदमाशों को सोमवार देर रात गिरफ्तार किया। वहीं एक बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला। धराए चारों बदमाशों की तलाशी लेने पर उनके पास से 1 देसी पिस्तौल, 2 कारतूस, 2 डायगर चाकू, 2 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस ने उनकी काली व लाल रंग की 2 बाइक को भी जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि मरवन निवासी नितेश कुमार, रंजीत सहनी, प्रवीण कुमार व बादल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मौके से मरवन निवासी अंशु कुमार फरार हो गया। 5 के खिलाफ केस दर्ज की गई है। मरवन भटौना रोड के में लहरिया चौक के समीप लूटपाट के लिए काली व लाल रंग की 2 बाइक भी जब्त की गई है। मंगलवार को कोर्ट में पेश कर चारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मनाते क्रम में 4 अभियुक्त को पकड़ा गया, 1 भागने में सफल रहा। क्या कुछ बरामद हुई इसके पास? पिस्टल है, 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल स्मार्ट कंपनी का। सभी अपराधी कहाँ के हैं? सभी अपराधी करजा अंतर्गत मरबत थाना, करजा थाना के हैं। बिहार यूनिवर्सिटी में 12 वर्ष बाद सीनेट का चुनाव 23 सितंबर को होगा, जिसे लेकर 28 से 30 अगस्त तक सीनेट चुनाव के लिए नामांकन होगा। 31 को स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद 2 सितंबर को सूची जारी की जाएगी। रजिस्ट्रार डॉक्टर अपराजिता कृष्णा को चुनाव का निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। सीनेट में 15 सीटों के लिए 2055 शिक्षक वोट डालेंगे। काउंटिंग 25 सितंबर को होगी। उसी दिन रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वर्ष 2012 के बाद विवि में सीनेट का चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव 14 जिलों में होगा। चुनाव के लिए विवि के वोटरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में पीजी विभाग, दूसरे में अंगीभूत कॉलेज और तीसरे में सभी संबद्ध कॉलेजों को शामिल किया गया है। पीजी विभाग में 96 शिक्षक वोटर है। अंगीभूत कॉलेजों में 558 और संबद्ध कॉलेजों में 1401 शिक्षक वोटर है। रजिस्ट्रार डॉक्टर अपराजिता कृष्णा ने बताया कि नामांकन रजिस्ट्रार कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। स्क्रूटनी सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक होगी। दूर के जिलों के कॉलेजों में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक वोट डाले जाएंगे और नजदीक के जिले में सुबह 10:30 बजे से 2:30 बजे तक मतदान होगा। सीनेट के बाद सिंडिकेट के साथ साथ वित्त समिति और एकेडमिक काउंसलिंग का भी चुनाव होगा। वहीं नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होते ही सबसे पहले अक्षय वट कॉलेज के प्रोफेसर सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद प्रोफेसर सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने बताया
कि पहले से 2 बार सीनेटर रह चुके हैं। आज अपने समर्थकों के साथ हैट्रिक लगाने के लिए नामांकन भरा है। जीतने के बाद मेरी प्राथमिकता होगी कि वित्त रहित कॉलेजों के शिक्षकों को भुगतान कराया जाए। करना है सी ग्रुप में हम लोग आते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज के लोग, एफिलिएटेड कॉलेज के जो भी समस्या है उसका निदान हमको कराना है। समस्या चाहे वो प्रमोशन का हो, सीए का हो, रिम्यूनरेशन का हो, एफिलिएशन का हो, जो भी समस्या आएंगे उसका समाधान हमको करना है एफिलिएटेड कॉलेज का। ऐसे राजनीति हम 2 बार सीनेट के मेंबर रह चुके हैं, पहले भी प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। मेरी लड़ाई जारी है और आज जो भी हैं हम एफिलिएटेड कॉलेज उन लड़ाई के बदौलत हैं, हम लोग पैसे के बदौलत नहीं है। आगे भी मेरी लड़ाई जारी रहेगी। एफिलिएटेड कॉलेज को कंस्टिट्यूएंट कराने के लिए लड़ाई लड़ना है। यूनिवर्सिटी में हमारा जो समस्या है उसके समाधान के लिए लड़ाई लड़ना है। छात्रों की पढ़ाई सुचारू हो, जो पिछले 10 साल से परीक्षा और परीक्षा अभी तक रेगुलर लगभग हो गया है। हम रेगुलर परीक्षा कराएंगे और उसकी पढ़ाई की पूर्ण व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई यहाँ ढीला सीला चल रहा है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। कुलपति जी से मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल आप एकेडमिक की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल भी करवाइए, प्रैक्टिकल भी करवाएंगे और रिजल्ट भी करवाएंगे। सुचारू हमारा विश्वविद्यालय में एफिलिएटेड कॉलेज की जो भी समस्याएं होगी वो तो करेंगे ही करेंगे। छात्रों के हित में मेरा पूरा समर्थन होगा कि छात्रों को भला हो। कब तक चुनाव होगा? नामांकन आज आपकी 23 तारीख को चुनाव प्रमाणित निश्चित है। 23 सितंबर को 23 सितंबर को आज नॉमिनेशन था। आज मैं नॉमिनेशन कर दिया हो। 23 को चुनाव है। क्या होगी इस बार? नामांकन तो हो गया। हम लोग नामांकन जो किए हैं ग्रुप सी से किए हैं। ABC में विश्वविद्यालय ने बांट रखी है। एफिलिएटेड कॉलेज के लोगों के लिए AC ग्रुप रखा गया है, जिसमें जनरल कॉलेज 17 अनुदानित और होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी को रखा गया है। हमारा प्रथम प्राथमिकता होगा कि एफिलिएटेड कॉलेज को ठीक कर किया जाए। एफिलिएटेड कॉलेज की स्थिति दयनीय है। अभी तक तो 10 बरस से पिछला चल रहा है। अनुदान की राशि एक मुश्त हमको दिया जाए, ये चल रहा है। जो बकाया राशि है सो एफिलिएशन की समस्या कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, उसको ठीक करना है। प्रमोशन की समस्या करना है। हम लोगों के प्रावधान में प्रमोशन करना है और प्रमोशन यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि हम अपने शिक्षक को प्रमोशन करावे। इतने दिनों बाद चुनाव हो रहा है, 12 साल बाद चुनाव हो रहा है। किसी ने हिम्मत नहीं की, यूनिवर्सिटी में दम नहीं था। जो यूनिवर्सिटी का पिछले हाल रहा था उस पर कुछ बोलना खूब बढ़िया अनुचित नहीं है, लेकिन व्यवसाय का केंद्र बना हुआ था। आज एक यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर आए हैं, लगता है कि एकेडमिक चाहते हैं और एकेडमिक चाहते हैं तो चुनाव भी करा रहे हैं और एकेडमिशियन की बात करते हैं। हम लोग चाहेंगे कि अगर एकेडमिशियन की बात करते हैं और वो एकेडमिक बात करें तो हम सहयोग करेंगे, लेकिन हमारा काम नहीं होगा एफिलिएटेड कॉलेज की। उसकी लड़ाई हमारी चलती रहेगी। इस लड़ाई को मैं आज से नहीं लड़ रहा हूँ, पिछले 30 वर्ष से लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ते रहूँगा। प्रमोशन मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है। एक मुश्त पेमेंट जो अनुदान की राशि सरकार में बाकी है, बकाया राशि है, उसको हमको लेना है। बाद बाकी जो अंदरूनी जो भी समस्याएं होंगी एफिलिएटेड विश्वविद्यालय स्तर पर, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसमें सारे मेंबर्स अपना देख सकते हैं। इलेक्टोरल रोल वहीं पे है और चुनाव की पूरी तारीख वहीं पे है। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज के पीजी इतिहास विभाग और इतिहास संकलन समिति के संयुक्त तत्वाधान में प्रसिद्ध विचारक, राष्ट्रीयता के पथ प्रदर्शक और इतिहासकार उमाकांत केशव आप्टे, बाबा साहब आप्टे की जयंती पर बाबा साहब आप्टे व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषयक बौद्धिक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कॉलेज सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता BRA बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने की तथा मुख्य वक्ता पूर्व पीजी इतिहास विभागाध्यक्ष सह डीन प्रोफेसर अजीत कुमार रहे। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं बाबा साहब आप्टे के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश राय ने कहा कि बाबा साहब आप्टे के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के प्रयासों का उल्लेख किया गया, जिन्होंने राष्ट्र को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आप्टे भारतीय संस्कृति के महान मनीषी, आदर्शों और सांस्कृतिक
विशिष्टता के जीवंत प्रतीक तथा महान विचारक और मौलिक चिंतक के रूप में सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि बाबा साहब आप्टे का जीवन समर्पण, सेवा और अटूट मूल्यों का प्रमाण है। समाज के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता, एक महान विद्वान के रूप में उन्होंने शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास किया और अनगिनत व्यक्तियों को व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास की दिशा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। युवाओं में एकता और सेवा की भावना को बढ़ावा देने में उनके अथक प्रयासों ने हमारे देश के भविष्य की नींव रखी। कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम में बाबा साहब आप्टे साहब की स्मृति में यह कार्यक्रम था और बाबा साहब संघ के प्रथम प्रचारक थे और उन्होंने हमेशा सही और निष्पक्ष इतिहास लिखने पे जोर दिया था। तो उसी के लिए यह कार्यक्रम था कि हम जो भी अपना इतिहास लिखें और जो पढ़ावें वह सत्य हो और जो निष्पक्ष हो वही पढ़ावें। युवाओं के लिए क्या अपील होगी आपकी? युवाओं से यही है कि वही पढ़ें जो सत्य हो और उसी पे चले। हमारा जो देश का जो सनातन धर्म है बहुत ही माने शानदार है, उसी के हिसाब से आचरण भी करें, उसी के अनुरूप चले। लंगर सिंह कॉलेज के इतिहास विभाग और इतिहास संकलन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं यहाँ नॉर्थ बिहार के अजीत बाबू, उनके संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया छात्र छात्राओं के लिए इतिहास को सही ढंग से लेखन करने की जरूरत है। बहुत आजादी के आंदोलन में चाहे बहुत घटना देश का और दुर्घटना जो विश्व का है उसके बारे में नए ढंग से लिखने की जरूरत है। हकीकत बच्चे को, अगली पीढ़ी को जानना चाहिए जिससे हम लोग अपने पुरखे को जान सकें और सही ढंग से जो आजादी के आंदोलन में काम किए थे और जो शहीद हुए थे उनके बारे में भी जन जन तक बात पहुंच सके। हम सबकी शुभकामना है जो ये बच्चे इतिहास को साइंटिफिक ढंग से पढ़ें और सोशल मीडिया और ये मोबाइल में जो लगे रहते हैं गलत जानकारी जो प्राप्त करते रहते हैं यूट्यूब पर, उससे बचें और सही ढंग से अपने लिखे, अपने शिक्षक से उसको सुधार कराएं और उसके बाद उसको पब्लिश करें पेपर के रूप में। क्वालिटी रिसर्च भी हो, क्वालिटी एजुकेशन भी मिले, यही मेरी ओर से शुभकामना। अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरतालिका तीज मनाई जाती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागन महिलाएं और विवाह योग्य युवतियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस साल हरतालिका तीज के दिन रवि योग बन रहा है। इस योग में सूर्य का प्रभाव अधिक होता है जिसके कारण सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। इस व्रत में तीज माता यानी माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। फलित दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के ज्योतिष पंडित प्रभात मिश्र ने बताया कि इस वर्ष हरतालिका तीज 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। चूंकि यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में मनाया जाता है और भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र 5 सितंबर गुरुवार को 10:06 से प्रारंभ हो रहा है, जो 6 सितंबर शुक्रवार को 8:10 तक समाप्त हो रहा है। लेकिन भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि पूरे दिन रहेगा, इसलिए सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक महिलाएं हरतालिका तीज मना सकती है। वहीं इसी दिन चौथ चंद्र का त्योहार भी मनाया जाएगा और इसी दिन से गणेश चतुर्थी का त्योहार भी शुरू हो जाएगा, जो अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। हरतालिका तीज में जो है भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां और कुमारी कन्या भी करती हैं। तो हरतालिका तीज जो है इस बार 6 तारीख को पड़ रहा है। 6 सितंबर को शुक्रवार दिन है। हस्त नक्षत्र जो है प्रातः 8:10 तक ही प्राप्त है। चूँकि तृतीया तिथि जो है वह 5 तारीख को ही आरंभ हो जा रहा है दिन में 10:06 से, लेकिन उद्या तिथि की व्रत यह है हरतालिका तीज और यह जो है भाद्र शुक्ल तृतीया
और हस्त नक्षत्र में मनाने की परंपरा है। तो हस्त नक्षत्र चूँकि ख़त्म हो जा रहा है सुबह में ही, लेकिन तृतीया तिथि जो है वह जब तक है सूर्योदय से सूर्यास्त तक लोग तीज का व्रत करेंगे और इसी दिन जो है चौचन पबनी भी मनाएंगे। चूँकि चौचन्ना के दिन जो है भगवान गणेश चतुर्थी का व्रत भी लोग करेंगे और इसी दिन से गणेश उत्सव भी लोग शुरू कर लेते हैं। हाँ, तो इस दिन से लोग अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव का पूजन करते हैं और गणेश उत्सव चूँकि कल होकर भी लोग गणेश जी की पूजन कर सकते हैं और शनिवार को भी। और इसमें जो है सौभाग्यवती स्त्रियां जो है अपने पति की दीर्घायु, यश की प्राप्ति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज की उत्तम व्रत को करती है। इसमें जो है निर्जला व्रत है और जो लोग असमर्थ हैं, जो लोग रोगी हैं, जो लोग की दवा चल रही है, वो वैसी महिलाएं केवल जो है फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि परंपरा को निभाते हुए अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना उनका अपना कर्तव्य है और ऐसे ही व्रत को जो है श्रद्धापूर्वक करें। इनरव्हील लिच्छवी और जागृति के संयुक्त तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के क्लब रोड स्थित हरिहर नारायण स्कूल में निशुल्क डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 बच्चों का डेंटल चेकअप किया गया। साथ ही उनको दांतों की देखभाल कितनी जरूरी है और उस पे ध्यान नहीं देने पर कितने प्रकार की बीमारियां हो सकती है, इसको लेकर जागरूक किया गया। वहीं बच्चों के बीच टूथपेस्ट का भी वितरण किया गया। डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी ने बच्चों को 2 टाइम ब्रश करना कितना अनिवार्य है, इसको लेकर जागरूक किया। मौके पर मीरा श्रीवास्तव, लवली साहू, पिंकी, जागृति की प्रेसिडेंट स्मृति बाला सिन्हा, हेमा ठाकुर, रेणु कुमारी के साथ स्कूल की प्राचार्य अर्चना और वहां की शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहीं। ये कैंप दंत जांच शिविर लगाया गया था, निशुल्क है ये, और ये इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी और इनरव्हील क्लब ऑफ जागृति की तरफ से लगाया गया है। ये लगाया गया है हरिहर नारायण कन्या मध्य विद्यालय में। यहाँ तकरीबन 200 बच्चों की निशुल्क दंत जांच की गई है और उनसे होने वाले जो नुकसान है, जो दांत की बीमारियों से होने वाले नुकसान है, ये उन्हें बताया गया है और दांत का देखभाल वो कैसे कर सकते हैं, दांतों की साफ़ सफाई कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये भी उन्हें शिक्षा दी गई है आज। और बच्चों के बीच में टूथपेस्ट भी बांटे गए हैं इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी और जागृति के द्वारा। यहाँ इनरव्हील क्लब लिच्छवी द्वारा हमेशा कैंपिंग किया जाता है बच्चों की देखभाल के लिए। आज जैसे दांतों का चेकअप हुआ, इसके पहले लाइब्रेरी बनवाया गया और क्लब के मेंबरों का हमेशा विद्यालय के सहयोग रहता है विकास में। और प्रियंका मैम आती हैं, मीरा जी आती हैं, कैंप लगा होगा। हाँ, स्वास्थ्य चेकअप होता है। और आज तो संजोग से इनरव्हील क्लब लिच्छवी और इनरव्हील क्लब जागृति दोनों की प्रेसिडेंट है और दोनों मिल के बच्चों का चेकअप किया है। इसलिए मेरे तरफ से विद्यालय की ओर से दोनों क्लब मेंबरों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।